हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और आज बच्चों मैं आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, आपको मैंने सेल्फ इंडक्शन के बारे में सूचना दे दी थी। हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। हमने ये समझा कि अगर एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में करंट इंक्रीजिंग है। सपोज कीजिए इसमें करंट क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती थी, ठीक है। अगर ये करंट इंक्रीजिंग होता था तो इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता था। ये फिनोमिना कहलाता था सेल्फ इंडक्शन। वहीं अगर इस कॉइल में करंट डिक्रीजिंग हो जाए, कुछ ऐसा फिनोमिना हो जाए। अगर डिक्रीजिंग करंट होती है कॉइल में तो मैंने आपको बताया था कि इसमें भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, बट उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है। पता है ना, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए इस तरीके से होता था और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते थे सेल्फ इंडक्शन। और आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसका बच्चों एक ही बेस है, एक ही इसका फंडा है। वो क्या है? वो है चेंज इन फ्लक्स। मींस अगर चेंज इन फ्लक्स ना हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसा देखा गया कि ये तो सिंगल कॉइल में था तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसको हमने बोला कि सेल्फ इंडक्शन हो गया। और यहां जो कोफिशिएंट आता था उसको हम लोग बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था N phi अपॉन I, ठीक है, या फिर L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन DI अपॉन DT। ये पूरी स्टोरी है सेल्फ इंडक्शन की। अब बच्चों क्या होता है कि अगर दो कॉइल रखी हूं, अभी तक क्या थी, एक कॉइल थी, अब क्या है, दो कॉइल। जैसे सपोज करो कि हमने कहा एक ये कॉइल है, ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां पे हमने एक रिहोस्टेट लगा दिया। रिहोस्टेट मीन्स आपको पता है आप इसकी हेल्प से करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में हमने आपके लिए एक दूसरा कॉइल भी रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। बट इसमें एक गैल्वेनोमीटर केवल लगाया है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया और कोई सोर्स नहीं दिया इसमें हमने, ठीक है। मींस इसमें करंट को फ्लो करने का कोई सोर्स नहीं दिया। जिसमें हम करंट को फ्लो करते हैं, इस करंट को हम, इस कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये क्या है? प्राइमरी कॉइल। जिसमें करंट इंडक्शन से फ्लो होनी है उसको हम लोग हर जगह क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि अगर हम इस तरह का एक अरेंजमेंट और बना लें तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इसमें होना क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होना है। तो सपोज कीजिए कि हमने एक कॉइल और बना ली, प्राइमरी कॉइल को ब्लैक पेन से ही बनाएंगे अब, क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में। सिमिलरिटी में हमेशा फायदा रहता है। ये हमने प्राइमरी कॉइल बनाई। सेम वैसे ही हमने एक सेल कनेक्ट किया, एक हमने यहाँ पे क्या किया, रिहोस्टेट कनेक्ट किया, ये लगा दिया, ठीक है। रिहोस्टेट आपको पता है कहाँ लगाते हैं? जहां पे हमको करंट वेरी करनी होती है,
जहां पे करंट क्या करनी होती है, वेरी मीन्स चेंज करनी होती है। ये तो बच्चों प्राइमरी हो गया, यहां पे हमने एक सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट कर दिया। ये इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर यहां पे करंट स्टीडी स्टेट में हो, स्टीडी मीन्स जो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो होनी है वो थोड़ी देर के बाद हो जाती है, आपको पता है ना जब सेल से कनेक्ट करते कॉइल में। तो अगर स्टीडी स्टेट है मीन्स करंट चेंज नहीं हो रही है, तो बच्चों ये देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अच्छा, मीन्स जब तक यहां पे करंट चेंज नहीं होती है, करंट कैसी रहती है, स्टीडी कांस्टेंट रहती है, तब तक यहां गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। बट जैसे ही हम इस जॉकी को इस तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, भाई जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है रिहोस्टेड में अगर हम सेल के पास की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे यहां पे, तो ये रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगा, और अगर दूर ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। तो बच्चों हमने पहले इसको पास की तरफ खींचा, मींस इसका हमने रेजिस्टेंस क्या किया बच्चों, डिक्रीज किया। जब हमने रेजिस्टेंस डिक्रीज किया तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, I इज इक्वल टू जनरली होता है V अपॉन R, नेट रेजिस्टेंस होता है यार। जब आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स यहां पे करंट इंक्रीजिंग हो गई। तो जैसे ही हम इस कॉइल में करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, एक इंड्यूस्ड करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। ये फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। मींस किसी प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट का प्रोड्यूस होना या सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ लगना, ये क्या कहलाता है, ये फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पे करंट कैसे फ्लो हुई, तो देखा गया कि जब करंट इंक्रीज कर रहे हैं उस समय यहां पे इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो जाती है, और ये जो गैल्वेनोमीटर था पहले नॉन डिफ्लेक्शन था, अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या शो करता है कि यहां पर कोई करंट फ्लो हो गई है। अब वो करंट कैसी है, ये एक इंड्यूस्ड करंट है। कौन सी करंट है बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। वेरी गुड। अब इसमें आते हैं, इस कॉइल में, ठीक है, इस अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि अपनी जॉकी को आउटसाइड इधर बाहर की तरफ शिफ्ट करते हैं, इधर। जब इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। जब इसमें डिक्रीजिंग ऑफ करंट होता है तो ये देखा गया कि इसकी भी सेकेंडरी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन पहले वाली इंड्यूस्ड करंट के अपोजिट होती है। मींस यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मींस ये गैल्वेनोमीटर की नीडल थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, यहां भी क्या हो गया बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई यहां पे करंट अपोजिट में, यहां पे करंट सेम डायरेक्शन में, जो इंड्यूस्ड करंट है वहां पे देखिए कैसे फ्लो हुई, प्राइमरी के अपोजिट में, यहां पे क्या हुई, प्राइमरी की सेम डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है, बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। जो इंड्यूस्ड करंट है वो उस कॉज का अपोज कर रही है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। भाई यहां पे करंट इंक्रीज हो रहा था
तो देखो नॉर्मल तो मैंने बताया कि जब तक करंट में चेंज नहीं होता तब तक इंड्यूस्ड करंट फ्लो ही नहीं होती। तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो क्यों हुई? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब भाई जब प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज हो रही होगी, इसका सीधा सा मतलब है सेकेंडरी कॉइल की इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी? हमने कहा उस काज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो वो क्यों प्रोड्यूस हुई? करंट के इंक्रीज होने की वजह से। तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी कि हम प्राइमरी कॉइल की करंट को डिक्रीज कर दें, क्योंकि जनरेट हुई है इंक्रीज होने की वजह से। तो वो तो उल्टा करना चाहती ना, अपोज करना चाहती है। तो वो क्या करेगी? इसके अपोजिट फ्लो हो जाएगी जिससे कि वो उसका इंक्रीज होना बंद करवा सके। सेम ऐसे यहां पे इंड्यूस्ड करंट क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि यहां पे करंट डिक्रीज हो रही थी। तो ये क्या चाहेगी? इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी कि भाई डिक्रीमेंट ना हो, ये जो डिक्रीज हो रही है डिक्रीज ना हो। इसीलिए क्या करेगी? उसका सपोर्ट करेगी, भाई डिक्रीज मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको हेल्प कर रहे हैं। ये फिनोमिना है, ये फंडा है, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो मैंने क्या बताया कि the induced current or induced EMF produced in a coil due to change of current in the nearby primary coil is called mutual induction. Yeah, this phenomena is called mutual induction. बच्चों अब यहां पे हमको समझना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन हुआ क्यों। तो ये तो बहुत सिंपल है। आपको जो अगर हम किसी कॉइल को ध्यान से देखें, कौन सी कॉइल को? प्राइमरी कॉइल को। तो बच्चों क्या हो रहा था? इसमें करंट फ्लो हो रही थी। आपको पता है कि जब करंट फ्लो हो रही होगी तो ये क्या करेगी? कॉइल अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैं मान लेता हूं कि ये कॉइल ऐसे, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है ऐसे। जब इस तरीके से करंट, मतलब ऊपर से करंट इनसाइड और नीचे से करंट आउटसाइड। तो आपको मैंने बताया था कि जब ऐसा केस आता है तो सोलेनाइड को हम पकड़ लेते हैं, अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करके कि फिंगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हूं। ये पकड़ लिया मैंने। तो हमारा जो थंब होता था वो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होंगी जैसे मैग्नेट में होती है बच्चों, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये सब आपस में अंदर मिली हुई होती हैं। बस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कहीं टच ना करें, ये ध्यान रखना होता है ऐसे। अब बच्चों है क्या कि अगर यहां पे कोई बगल में नियर बाई सेकेंडरी कॉइल रखी थी तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे भी पास हो रही थी? हाँ बिल्कुल हो रही थी। और हमको पता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस सेकेंडरी कॉइल से एक फ्लक्स पास हो रहा था। अब अगर मैं यहां पे करंट को इंक्रीज करूंगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेंगी। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फैराडेज फर्स्ट लॉ से, और यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट हमको मिल जाएगी। सेम है, अगर आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर बी डिक्रीज होगा तो फाई डिक्रीज होगा, फाई डिक्रीज होगा फैराडेज लॉ लग जाएगा, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और वहां पे एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हो गया म्यूचुअल इंडक्शन और उसका रीजन कि वो क्यों जनरेट होता है। अब हमको यहां पे ये देखना है कि म्यूचुअल इंडक्शन को मीजर कैसे करेंगे कि कॉइल के बीच, दो कॉइल के बीच लगने वाला म्यूचुअल इंडक्शन कम है ज्यादा है, तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, हमने सपोज किया कि एक ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल है, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
यहां पे बच्चों इसके साथ मैंने एक सेकेंडरी क्वाइल लगा दी, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स यहां से सपोज कीजिए कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, ठीक है। सपोज कीजिए कि सेकेंडरी क्वाइल में, ये प्राइमरी है क्वाइल नंबर फर्स्ट और ये सेकेंडरी है क्वाइल नंबर 2। सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, N2। हमने सपोज किया कि प्राइमरी क्वाइल की वजह से सेकेंडरी क्वाइल में कितना फ्लक्स पास होता है, एक टर्न से φ2, एक टर्न से कितना फ्लक्स होता है, φ2। तो बच्चों फ्लक्स लिंकेज कितने होंगे, फ्लक्स लिंकेज आपको पता है क्या होता है, N2 φ2। तो सेकेंडरी क्वाइल से नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज किस चीज पर डिपेंड करेंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे भाई सीधी सी बात है, अगर यहां पे मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या ये फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी क्वाइल का जो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, वो प्राइमरी क्वाइल में फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करता है। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैं हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक कांस्टेंट आ जाएगा m, क्योंकि आपको पता है ना जहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं वहां से क्या करते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, और मान लेते हैं ये क्या आ गया, m। दिस m इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। Students, how we can define the definition of M means mutual inductance? तो M इज इक्वल टू आ जाएगा N2 φ2 अपान I1। देखिए M इज इक्वल टू क्या आ गया, N2 φ2 अपान I1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, इफ I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर I1 को क्या कर दूं मैं, 1 एम्पियर कर दूं, तो M इज इक्वल टू क्या बनेगा, N2 φ2। तो मैं क्या कह सकता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज डिपेंड्स ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू the number of flux linkages in the secondary coil, number of flux linkages in secondary coil, while the current in primary coil is 1 ampere, while current in primary coil in 1 ampere। प्राइमरी क्वाइल में अगर 1 एम्पियर की करंट हो तो उस समय सेकेंडरी क्वाइल से जो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ से इसका रिलेशन देखना चाहिए। तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, सेकेंडरी क्वाइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको निकालना है इसको मैं क्या कह सकता हूं, बाय फैराडेज फर्स्ट लॉ। भाई फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है,
the rate of change of flux, the negative rate of change of flux is called induced EMF. या is equal to induced EMF. This is Faraday's first law. It means E2 is equal to मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा अपान डेल्टा टी. बच्चों N2 को अंदर ले जाइए, तो N2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, N2 phi 2. स्टूडेंट्स आप यहां से देखिए N2 phi 2 किसके इक्वल है, Mi1. इट मीन्स E2 इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डेल्टा अपान डेल्टा टी, और N2 phi 2 की जगह क्या आ गया, Mi1. ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा E2 इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T. दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल. स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो वैल्यू क्या आ सकती है, बताओ बच्चों. अच्छा देख लेते हैं. M की वैल्यू क्या आएगी, M की वैल्यू आएगी माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T. इफ डेल्टा I1 अपान डेल्टा T इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन M इज इक्वल टू माइनस E2, देन M इज इक्वल टू माइनस E2. तो ये क्या हो गया, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल is 1 ampere per second, then the value of induced EMF in secondary coil is called mutual inductance between two coils. Students यहां से आपको एक बात याद रखनी होगी कि the value of mutual inductance is independent from phi and I. देखने में तो लगता है phi upon I आता है फार्मूले में, बट रेशियो में आता है ना, तो I बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, M से कोई लेना देना. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली एट ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स. ज्योमेट्री का मतलब भाई, ज्योमेट्री का मतलब मान लीजिए इसमें इंक्रीज हो रहा हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. M डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स. ज्योमेट्री का मतलब, ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि इनका शेप कैसा है. ठीक है, सर्कुलर है और कोई क्यूबॉइड शेप में व्रैप किया गया हुआ है, कैसा है, सिलेंड्रिकल है, वो सब. ठीक है. दूसरा डिपेंड करता है बिटवीन द सेपरेशन ऑफ द, इनके बीच का सेपरेशन कम ज्यादा करने से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाता है. तीसरा डिपेंड करता है एट द ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब दो कॉइल हो सकता है, आप ऐसे रख दें कुछ और होगा, एक कॉइल को ऐसे, एक कॉइल को ऐसे रख दें कुछ और होगा. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली एट ज्योमेट्री, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स एंड ओरिएंटेशन. नोट कर लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली एट ज्योमेट्री, सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स एंड ओरिएंटेशन. ज्योमेट्री मीन्स इसका शेप एंड साइज. सेपरेशन समझ सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा. ओरिएंटेशन मतलब अलग अलग एंगल पे रखने पर म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग अलग हो जाएगा. दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन. अब हमको बहुत सारी चीजों का म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना होता है. स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा, दो कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, जैसे यहां पे क्या किया, पहले की वजह से दूसरे का निकाला M12, ये दूसरे की वजह से पहले के म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होता है. मींस इसमें करंट फ्लो करके इसमें निकालो, चाहे इसको प्राइमरी बना के इससे निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दोनों केस में सेम आती है. ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है यहां पे. अच्छा ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है. क्या कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है,
पहला, हमको सपोज कीजिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, आई इसमें क्या है करंट, और ये बगल में एक स्क्वायर रख दिया, ये क्या है बच्चों स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ कितनी है ए, ठीक है, यहां से इसकी डिस्टेंस b, और हमसे कह रहे हैं फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन वायर एंड दिस स्क्वायर। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि पहले मैं इस वायर में I करंट सपोज कर लूंगा, और मुझे पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है N2 अपॉन I1। N2 का मतलब नेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, यहां पे ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है बच्चों। अब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहला काम होगा कि मैं यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप मान लूंगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है, और जब वेरिंग होती है तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हमने सपोज किया कि पहले dx लेंथ हमने एक स्ट्रिप से ले लिया, ठीक है। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस मान लीजिए यहां से, अच्छा क्या होगी भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, B इक्वल टू क्या होती है भाई म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R, R की वैल्यू x, ठीक है। सो फ्लक्स passes through dx, ठीक है, सेगमेंट, इसको मैंने dx सेगमेंट बोल दिया, ठीक है। स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है dx वाली, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इससे फ्लक्स निकालना है तो बच्चों सिंपल सी बात है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये छोटा सा फ्लक्स आएगा इससे पास होने वाला डी फाई, क्या होगा b इंटू इसका एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा कोई बता सकता है? सीधी सी बात है, स्ट्रिप की लेंथ कितनी है बच्चों a, ब्रेथ कितनी है dx, तो एरिया कितना होगा a इंटू dx। ओके, now put the value of b and dA, so d phi is equal to mu naught upon 2 pi I upon x a dx, ठीक है। ये छोटा सा फ्लक्स आया, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर, नेट फ्लक्स कितना पास होगा बताइए, फाई इक्वल टू कितना होगा भाई इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, देखिए x जो है स्क्वायर के लिए सबसे कम कहां हो सकता है b, और सबसे ज्यादा क्या हो सकता है x की वैल्यू a प्लस बी, तो फ्रॉम b टू a प्लस बी, ठीक है बच्चों। बाकी ये पूरा ऐसे आ जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई I अपान x dx। ध्यान दीजिए, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन आता है log x, ठीक है, मीन्स फाई इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I log x, ए छूट गया, कहां से कहां तक, a से a प्लस b तक, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों फाई इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I a, ये क्या बनेगा
log a प्लस बी माइनस log b। क्या मेरी बात क्लियर है? log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n। सो फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए, ठीक है, log a प्लस बी अपान बी, log a प्लस बी अपान बी, ये बन गया log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n। ध्यान दीजिए। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों? हमें तो चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये क्या होगा? दिस इज m, m इज इक्वल टू फाइनेट अपान आई। फाइनेट कितना है? म्यू 0 अपान 2 पाई आई ए log a प्लस बी अपान बी अपान में आई। देखिए ध्यान से, आई से आई कैंसिल हो गया, सो m इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई a log a प्लस बी अपान बी। दिस इज द आंसर। हाँ, अब इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है। क्या? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन कॉइल्स। मीन्स हमने मान लिया एक कॉइल ऐसी है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, मीन्स ऐसे बहुत सारे टर्न्स में व्रैप की गई। इसके अंदर एक छोटी सी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। बच्चों हमको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमने मान लिया बाहर वाली कॉइल की रेडियस R1 है और अंदर वाली कॉइल की रेडियस स्मॉल r है। बाहर वाली की रेडियस कैपिटल R, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल r। कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे? तो भाई ऐसा है, हम सपोज कर लेंगे कि बाहर वाली कॉइल में I1 करंट फ्लो कर देते हैं। बच्चों आप अगर अंदर वाली कॉइल में भी करंट फ्लो करेंगे तब भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम निकलेगा, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बाहर से करते हैं। तो सपोज किया कि बाहर वाली कॉइल में I1 करंट फ्लो कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल, वन कॉइल। पहली कॉइल के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो भाई किसी कॉइल के बाहर अगर करंट फ्लो हो रही हो तो क्या होती है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू 0 अपान 2 I1 N1 अपान रेडियस। रेडियस कितनी है इसकी? R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, प्राइमरी कॉइल। अब हमको क्या करना है? हम लिखेंगे सो फ्लक्स पॉजेस थ्रू सेकेंडरी कॉइल। एक कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा? φ2। तो अगर टोटल निकालना हो सो नेट फ्लक्स लिख दें या सो टोटल फ्लक्स लिख दें, तो क्या हो जाएगा? N2 φ2। N2 और φ2 की वैल्यू B1A। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले वाले की और एरिया इसका अपना है। तो N2 और B1 की वैल्यू म्यू 0 अपान 2 I1 N1 अपान R।
इंटू ए की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स। ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा भाई, M N2 phi2 अपान I1। N2 देखिए N2 phi2 टोटल कितना आ गया, N2 म्यू नॉट I1 N1 अपान 2 R पाई आर स्क्वायर अपान में I1। ठीक है, ध्यान से देखिए ये अपान का I1 जो आया है ये ऊपर वाले I1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला बना है M का वो क्या बना है, म्यू नॉट अपान 2 N1 N2 अपान R इंटू पाई आर स्क्वायर, या कई बुक्स में इसको A भी लिख दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा डेरिवेशन हो गया द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन कॉइल्स। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनाइड्स। कॉइल्स हो गया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सोलेनाइड्स। ये हो गया। हम बच्चों सपोज कर लेते हैं कि एक ये सोलेनाइड है, ठीक है, और एक बड़ी ये सोलेनाइड है ऐसी। ठीक है बच्चों, हम सपोज कर लेते हैं कि इस सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। जो ये छोटी वाली सोलेनाइड है भाई, देखो हमको एक सोलेनाइड में करंट फ्लो करके दूसरे से फ्लक्स पास होने वाला निकालना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फंडा है। M इज इक्वल टू हमको फार्मूला यूज करना है क्या, N2 phi2 अपान I1। तो इसमें एक सोलेनाइड को एज ए प्राइमरी सोलेनाइड हमको ट्रीट करना है। हम क्या करेंगे, हम वो सोलेनाइड प्राइमरी की तरह ट्रीट करते हैं जिससे इजीली M निकल आए, क्योंकि हमको पता है अगर हम इसको प्राइमरी मानेंगे तो भी बड़ी वाले के सेकेंडरी मतलब M2 M फाइंड कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको प्राइमरी मानेंगे तो भी निकाल सकते हैं। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसको प्राइमरी मानेंगे। सपोज किया I1 करंट फ्लो होती है, जिससे कि ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ठीक है, इस सोलेनाइड की अपनी लेंथ L है। हमने सपोज किया कि जो अंदर सोलेनाइड है इसके नंबर ऑफ टर्न्स इसमें टोटल कितने हैं, N2 है। स्टूडेंट, इस करंट की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, आपको पता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड, और ये लॉन्ग सोलेनाइड है बच्चों। B1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट Ni, याद है, म्यू नॉट N1 I1 मान लो। क्यों, हमने मान लिया है कि इस वाली बड़ी वाली सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। ठीक है, तो स्मॉल n1 जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, मीन्स N अपान L। ठीक है बच्चों, दिस इज B1। सो M इज इक्वल टू क्या होगा, N2 phi2 अपान I1, मीन्स N2 phi2 की जगह क्या आएगा बच्चों, B1 और इंटू A। मान लिया एक इस छोटी सी सोलेनाइड का एरिया A अपान I1, पुट ऑल द वैल्यू। सो M इज इक्वल टू N2 B1, B1 की वैल्यू बच्चों म्यू नॉट N1 I1 अपान I1 इंटू
ए। ध्यान से देखिए, क्या यहां पे I1 से I1 कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। m इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट N1 N2 A। दिस इज द आंसर। कई लोग N1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। N1 की वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल N1 अपान L पुट कीजिए तो m का एक और फार्मूला निकल आएगा। क्या निकलेगा? म्यू नॉट N1 N2 अपान L इंटू ए। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपको मेरा चैनल काफी अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ के सीख सकें।